नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इंडी गठबंधन का दी एंड हो गया है क्या? और दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण, दिल्ली इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? और खास तौर से जिस तरह की घबराहट, जिस तरह की हड़बड़ाहट अरविंद केजरीवाल के भीतर दिखाई दे रही है, कभी चुनाव आयोग की दौड़ करते हैं, कभी पूर्वांचलियों को, बिहारियों को कोसते हैं, कभी जाट समाज की बात उठाने लगते हैं, कभी पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसे देने का लालच ले आते हैं सामने, महिलाओं को कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो, 2100 रुपया दूंगा। ये सब क्या है? और जिस तरीके से उन्होंने ये शिकायत की है चुनाव आयोग से कि साहब लास्ट 15 डेज में उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में यानी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में 13,000 वोट बढ़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहारियों और पूर्वांचलियों को बुला बुला करके उनको वोटर बनवा रही है। उसने तो एक नया बवाल भी खड़ा कर दिया है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, घूमता आईना चैनल चलाते हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुपम जी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। दिल्ली में क्या लग रहा है साहब आपको? और जिस तरह की हमें घबराहट अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिखाई दे रही है, ये क्या संकेतक है? देखिए साहब, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अब फरवरी में ही पता चलेगा। लेकिन केजरीवाल घबराए इससे तो कोई भी इंकार नहीं कर सकता ना, कोई भी इंकार नहीं कर सकता। और देखिए घबराहट में वो फर्जी वोटर कहाँ से ला रहे हैं। यूपी से ला रहे हैं, बिहार ला रहे हैं, और से और अपने होम स्टेट हरियाणा से भी ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी मेरी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हरियाणा से वोटर्स फर्जी लाके वोट डलवाए जाएंगे। वो अपने गृह प्रदेश को भी गाली दे रहे हैं। यूपी बिहार के साथ तो वो हमेशा ऐसा करते रहे हैं, व्यवहार कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है। केजरीवाल को आज मैं देख रहा था कि उन्होंने आतिशी को आगे किया। आतिशी एक पोस्टर लेके कह रही थी कि हमारे नेता तो, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो केजरीवाल है, भाजपा का कौन है। आतिशी झूठ बोल रही है। आतिशी को यह बात भली भांति मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने समय ये शर्त लगाई गई थी कि ना ही दफ्तर जाएंगे, ना ही कोई मीटिंग करेंगे और ना ही फाइल पे दस्तखत करेंगे। ऐसे में वो तो हो ही नहीं सकते। और इसी लॉजिक से के सिसोदिया भी नहीं हो सकते, संजय सिंह भी नहीं हो सकते। ले देखिए आतिशी ही हो सकती हैं। लेकिन आतिशी को काम चलाओ मुख्यमंत्री कह के केजरीवाल ने पहले ही कह दिया कि हम इनको जीतन राम मांझी नहीं बनने देंगे। हम इनको अभी से काम चलाओ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इनको बर्खास्त कर देंगे। और ऐसे में आतिशी को ही उन्होंने आगे कर दिया। आतिशी को झूठ इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि आतिशी को भी ये बात मालूम है कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा किंतु परंतु है, कि अगर केजरीवाल की सत्ता में वापसी होती है, अगर केजरीवाल किसी ये इनके इन प्रकार अगर सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, वो बन नहीं सकते, सिसोदिया बन नहीं सकते, संजय सिंह बन नहीं सकते, आतिशी को वो बनने नहीं देंगे। क्योंकि इनकी पूरी टीम में अभी तक आतिशी ही भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त है। हालांकि वो भी दिल्ली जल बोर्ड की जब बात होती है तो उनपे भी बड़े आरोप आ जाते हैं। केजरीवाल ने देखिए यहां तक कहा, जब पानी के बड़े लाखों के बिल आ गए, उन्होंने कहा चुनाव के बाद जीत जाऊंगा तो सब माफ कर दूंगा। वो माफ अभी भी कर सकते थे क्योंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। पर उन्होंने उसको जोड़ दिया किससे, कि जीत जाऊंगा, सत्ता में आऊंगा तब माफ करूंगा, वरना लाखों रुपया बिल भरना। सीधे सीधे मतलब धमकी भी है। आप समझिए ना कि अगर मुझे मुझे सत्ता में नहीं आया तो मैं लाखों रुपया बिल भरना पड़ेगा। और एक बात वो और कहते हैं जब मैं जेल चला गया तो इन लोगों ने यहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बिल ज्यादा आ गए। इन लोगों ने गड़बड़ सड़बड़ कर दिया भाई, इसकी मंत्री तो आतिशी ही थी, उन्होंने आतिशी को भी लपेट लिया। तो अगर किसी भी हालत में केजरीवाल की सत्ता में वापसी होती है तो मुख्यमंत्री वो डंके की चोट पे अपनी पत्नी को बना देंगे, सुनीता केजरीवाल को, जो केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान आराम से उनके पद पर बैठकर, उनकी सीट पर बैठकर राष्ट्रीय प्रसारण रोज किया करती थी। और वो जानते हैं कि 5 साल की अगर हमारी सरकार लौटेगी, मैं बना दूंगा सुनीता केजरीवाल को, 2-4 दिन लोग चिल्लाएंगे, उसे 5 साल में बात दब जाएगी। उसमें क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, हम भी पलट के इसको कह देंगे उसको कह देंगे। तो वो तो जो आदमी ये कह सकता है,
जो आदमी 10-12 साल तक ये कहे कि साहब अगर यमुना में सफाई ना हो तो मुझे वोट ना देना, वो कहता है यमुना की सफाई का वोट से क्या लेना देना, जाओ नहीं करूंगा साहब। तो आप सोचे, वो तो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ जो बच्चों की कसम खा के झूठ बोल सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उसने आज आतिशी को आगे कर दिया। लेकिन अब ये बात एकदम एकदम साफ हो गई, जैसे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रोते रहते हैं, ये वोट हटा दिए, वो वोट हटा दिए, वो वोट जोड़ दिए, दिल्ली से लोग आएंगे, यूपी से आएंगे, बिहार से आएंगे, हरियाणा से आएंगे। वो भयभीत है। अब सिसोदिया देखे डर के पहले ही भाग गए, अब इनके सामने संदीप दीक्षित आ गए हैं। और दिल्ली वालों के अंदर एक नया एहसास आया, एक नई फीलिंग आई, एक नई बातचीत लगातार दिल्ली में फैल रही है कि भाई शीला दीक्षित ने कितना काम किया था, इस बंदे ने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग की, वो भी अच्छी नहीं की। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल नहीं बनाया, सड़कें नहीं बनाई, पानी कहाँ फ्री देंगे तो लाखों के बिल दे दिए। तो अब ये देखिए बिजली का हाल आप देख ही रहे। तो ऐसे देख, ऊपर से शराब का घोटाला, ऊपर से यमुना की गंदगी, पर्यावरण को लेकर आप देखिए, प्रदूषण को लेकर देखिए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनते थे कि साहब पराली से ये बना देंगे, वो बना देंगे। आलू से सोना बनाने की बात तो इतनी हुई, पर पराली से इन्होंने क्या क्या बनाया, पराली से खाद से लेके क्या क्या इन्होंने बना डाला, सब सब बकवास निकल गया। तो ऐसे में आप उनको पहली बार बुरी तरह भयभीत भी देख रहे हो। ऊपर से एक आखिरी जो उन्होंने दांव चला था वो भी फ्लॉप हो गया। उन्होंने सोचा था कि हम कांग्रेस को इतने दबाव में ले लेंगे कि कांग्रेस 2-4-10 सीट पे समझौता कर लेगी हमसे। लेकिन दिल्ली कांग्रेस में केजरीवाल को लेकर इतना ज्यादा गुबार भरा है कि राहुल गांधी चाहकर भी ये समझौता नहीं करा पाए। और ऐसे में इनको समझ में आ रहा है कि मैं तो साहब बुरा फंस गया, क्योंकि फिर से शीला दीक्षित की बात हो रही है, मीडिया पे बात हो रही है, अखबारों पे बात हो रही है, लोगों पे बात हो रही है कि मैडम क्या काम करके, ठीक है भ्रष्टाचार के आरोप थे, काम तो किया, यहाँ तो सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप, काम कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर संदीप दीक्षित का चुनाव जरा सा भी उठा तो या तो संदीप ही उनको मात दे देंगे या प्रवेश वर्मा इनको मात दे देंगे। जो बाकी तो जाने दिए, केजरीवाल का अपना चुनाव फंसा हुआ, अपनी सीट फंसी हुई नजर आ रही है ओंकार सर। बाकी आप वहां बैठे हैं, आप बेहतर बताएंगे। अनुपम जी, आपको लगता है ये मनीष सिसोदिया की तरह, जैसे वो पटपड़गंज से भाग करके जंगपुरा पहुंच गए, दूसरी सीट पर पहुंच गए, ऐसे ही ये भी भागेंगे, उसकी भूमिका बना रहे हैं? वरना ये नहीं, ना भाग तो कहते जाते हैं। कि साहब हाँ, 1 लाख की छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसमें 13,000 पूर्वांचलियों को और बिहारियों को ला करके मतदाता बनवा दिया। यानी इनको खौफ सता रहा है। और खौफ इसलिए भी, जो प्रवेश वर्मा का आपने जिक्र किया है, प्रवेश वर्मा के खिलाफ तो चुनाव आयोग पहुंच गए, ये भगवंत मान को, आतिशी को और दूसरे पदाधिकारियों को लेकर के। उन्होंने कहा कि साहब प्रवेश वर्मा के यहाँ रेड डलवाइए, ये तो पैसे बंटवा रहे हैं लोगों को। और इन्होंने 1-1 हजार रुपया दिया। तब तक आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, तब तक किसी तरह का कोई नियम कानून कायदा लागू नहीं होता है। लेकिन ये उनकी शिकायत करने पहुंच गए। ये इसका मतलब ये है कि संदीप दीक्षित से ज्यादा तो ये प्रवेश वर्मा से घबराए हुए हैं। मैं कह रहा हूं ना, ये दोनों तरह से संदीप दीक्षित या तो उन्हें स्ट्रेट फाइट में हरा सकते हैं, या फिर संदीप दीक्षित मतों का विभाजन ऐसा कर सकते हैं कि त्रिकोणी कंटेस्ट में केजरीवाल हार जाए। क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का ही वोट खा के तो आगे बढ़े हैं। आप गुजरात देखिए, मतलब अब भाजपा का वोट तो वही 36 से 38% पे कांस्टेंट है। पिछले 4 चुनाव देख लीजिए आप दिल्ली में। गुजरात देखिए, वहां जाते हैं 14% वोट पाते हो, 14% कांग्रेस का कम हो जाता है। इनको वोट तो कांग्रेस का ही मिल रहा है ना हर जगह। पंजाब देखिए, पंजाब जाके जीते, कांग्रेस साफ हो जाती। तो वोट तो ये कांग्रेस का ही खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर संदीप दीक्षित जरा सा भी उनका चुनाव उठता है और चुनाव त्रिकोणी होता है। अच्छा, रही बात भागने की केजरीवाल की, भाग तो ये आज जाए, भाग क्या जाए, ये तो इस तरह भाग जाएंगे कि ये इन्हें लगेगा जब मुख्यमंत्री हमको होना ही नहीं है तो मुझे विधायक भी बनने की क्या जरूरत है यार। मैं तो, पार्टी तो ऐसे भी मेरे अंगूठे के नीचे है, डंके की चोट पे बाहर रह के पार्टी चलाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं इनको। पर और कोई झूठ बोलने में, अपनी बात से पलटने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सोशल मीडिया पर इनका हलफनामा, इनका शपथ पत्र तैर रहा है, जो घर घर बांटा गया था, और जिसमें जितनी चीजें इन्होंने लिखी थी, वो एक भी बात ऐसी नहीं थी जिसपे उन्होंने यूटर्न नहीं लिया, जिसपे उन्होंने झूठ नहीं बोला, और जिसपे ये पलट नहीं गए। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे में अगर ये भागेंगे तो आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता जो पहले से दबाव में, उसका रहा सुहा मोराल भी एकदम
टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये इकलौता कारण है जिसकी वजह से ये मनीष सिसोदिया की तरफ भाग नहीं पा रहे। दूसरी बात, इनको लगता था कि भाई बहुत दिक्कत होगी तो प्रवेश वर्मा से लड़ लेंगे। संदीप दीक्षित वाला कार्ड इन्होंने सोचा नहीं था। ये आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल आ गया है और वो बहुत परेशान है। और अनुपम जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है, अखिलेश यादव ने किया है, उद्धव ठाकरे ने किया है, ये क्या संकेत देता है? कांग्रेस पार्टी पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है इंडी अलायंस के घटक दलों के द्वारा ही, या ये भी अरविंद केजरीवाल का खेल है कि इन्होंने फोन किए हों कि साहब आप कांग्रेस को अगर नहीं रोक पा रहे हैं लड़ने से तो कम से कम मेरा समर्थन ही कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल की हैसियत नहीं कि देश भर के नेताओं को फोन करके अपनी मर्जी का करा लें। बात सिर्फ एक है कि ये कांग्रेस का विरोध हो ही नहीं रहा है ओंकार सर। चाहे वो ममता हो, चाहे वो ठाकरे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी हो, विरोध सब इस समय राहुल गांधी का बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आप उमर अब्दुल्ला का बयान देख लें, क्योंकि इन सब के मन में एक बात ये आ गई है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय लेवल पे चुनौती सिर्फ कांग्रेस देती है, और कांग्रेस एक ऐसे शख्स के हाथ में आ गई जो ना हटता है ना जीतता है, ना हट रहा है ना जीत रहा है। अब ऐसे में अभिषेक बनर्जी का भी बयान आया था कि ईवीएम पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? अरे चिदम्बरम के लड़के का, कार्तिक चिदम्बरम का भी यही बयान आया था भाई, सबका बयान यही आया था, उमर अब्दुल्ला का यही बयान आया था। बात कुछ और है। बात ये कि लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई कांग्रेस को ही आगे बढ़ के मोर्चा लेना होगा, हम पीछे हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये बाहरी ताकतों, गठबंधन के साथियों द्वारा कांग्रेस के अंदर सत्ता परिवर्तन का प्रयास है जब से प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई है। तो अब राहुल गांधी को परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर तीनों जगह एक विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि गठबंधन के तमाम साथियों का मानना है कि कांग्रेस इतनी इतनी मतलब दगा कारतूस नहीं है, उसमें अभी दम है, बशर्ते राहुल गांधी सामने से हट जाए। तो ये जो कुछ बयानबाजी आप देख रहे हैं उसका सिर्फ एक कारण है कि लोग चाहते हैं कि राहुल को हटा के प्रियंका को सामने लाया जाए। और अनुपम जी, तेजस्वी यादव का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि इंडी अलायंस का जो गठबंधन हुआ था ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। अभी अक्टूबर नवंबर में जाकर के बिहार में चुनाव हैं विधानसभा के, और अभी जनवरी चल रहा है, यानी करीब करीब 10 महीने पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी से हाथ झटक लिया। नहीं, हाथ नहीं झटक लिया। देखिए, इसको एक तेजस्वी का बयान का अगर सारांश निकालना है तो आप अखिलेश यादव को देखें। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, कांग्रेस ने जाकर वहां पे बिना मांगे समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, और अखिलेश यादव ने बिना मांगे दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन दे दिया कांग्रेस के खिलाफ। यानी आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समर्थन लेकर दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ समर्थन दे रहे हैं। सारा खेल इस बात का है कि चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, ये सब कांग्रेस का वोट और खास तौर से कांग्रेस का मुसलमान वोट खाकर बड़े हुए हैं। तो इनको कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि उनके राज्य में कांग्रेस पुनर्जीवित हो, क्योंकि कांग्रेस का इन राज्यों में पुनर्जीवित होने का मतलब है मुस्लिम वोटों का विभाजन। और जिन मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता खुलकर हिंदुओं को गाली देते रहते हैं, अगर वही वोट कांग्रेस ले गई तो फिर फायदा क्या बचा? दोनों मतलब आप देखिए, 2027 में यूपी में चुनाव है और अब बिहार में तो इसी साल है। लेकिन ये पहले से एक दबाव बनाने की साजिश है कि साहब आओ हमारे झंडे तले चुनाव लड़ो, हमसे दब के चुनाव लड़ो। हालांकि कांग्रेस पहले से लालू यादव से बहुत दबी हुई है। पप्पू यादव वाले केस में आपने देखा ना, पप्पू यादव को किस तरह उन्होंने पार्टी ज्वाइन करा के झटका दे दिया। तो पहले से बहुत देरी, और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो कांग्रेस डोरमैट बन गई है, पैर पोछने वाला कपड़ा बन गई है जिसपे कोई भी पैर पोछ ले रहा है। और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गत तो भाई कभी नहीं हुई। और
अखिलेश का भी यही है कि साहब हमारे झंडे तले चुनाव लड़ो, जितनी सीटें दे चुपचाप उतनी सीटों पर चुनाव लड़ो, क्योंकि कांग्रेस को गठबंधन में तो जरूर लेंगे, अखिलेश भी लेंगे और तेजस्वी भी लेंगे, लेकिन औकात में भी रखेंगे, क्योंकि जैसा कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार खुलेआम मीडिया के माध्यम से अपने लड़के अखिलेश यादव को राय दी थी कि कांग्रेस को जिंदा करना समाजवादी पार्टी को खत्म करने के समान होगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तमाम तरह के प्रेशर बिल्डअप करके 70 सीटें ले ली थी आरजेडी से और उसके केवल 19 जीते थे। तो आरजेडी में कहीं ना कहीं एक ये भाव पैदा हो रहा है कि अगर हम इनको 30-35 सीटें ही देते तो हम और उतनी सीटें जीत सकते थे कि सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाते। तो तेजस्वी अभी से एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिहार में ये बात बार बार सामने आती है, ये बाकी जगह भी सामने आती है कि कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाकर जितनी सीटें लेती है उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है। स्ट्राइक रेट यानी कितनी सीट लड़े और कितनी सीट जीते उनमें से, तो इनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है। आप देखिए महाराष्ट्र में इनका स्ट्राइक रेट उद्धव से नीचे है, जबकि उद्धव इतनी बुरी मात खा गए पर इनका स्ट्राइक रेट उद्धव से भी नीचे चला गया है। इनका बिहार में स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा। तो ये गठबंधन के साथियों में जो भी कांग्रेस से गठबंधन करता है उसकी एक परमानेंट एक मुस्तकिल शिकायत रही है कि कांग्रेस अपने को पुरानी और बड़ी पार्टी बताकर अपनी औकात और हैसियत से ज्यादा सीटें ले लेती है पर जीत नहीं पाती। और अनुपम जी, हमने अखिलेश की बात की, हमने ममता बनर्जी की बात की, हमने उद्धव ठाकरे की बात की। उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इंडी अलायंस की आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई कोई है ही नहीं कि किसी को लग रहा हो कि इंडी अलायंस जिंदा है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि एक बैठक बुला करके ही इसकी अंत्येष्टि कर लो भाई। तो ये क्या हम मान लें कि इंडी अलायंस खत्म है या अभी भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का क्रम जारी रहेगा और केवल पार्लियामेंट में फ्लोर मैनेजमेंट के समय ये सारे इकट्ठे होते रहेंगे? सर इसमें दो पहलू समझ लें। पहला तो ये कि इंडिया अलायंस जब जिंदा था तो कहाँ जिंदा था। ममता से आपका अलायंस था, ममता ने आपको एक सीट नहीं दी। अखिलेश से आपका अलायंस था, आपने अखिलेश को एक सीट नहीं दी यूपी के बाहर। केजरीवाल से आपका अलायंस था, केजरीवाल दिल्ली में आपके साथ थे, बाकी जगह आपके खिलाफ थे। वामपंथियों से आप, वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, पर केरल में देखिए वामपंथियों ने उनके खिलाफ कितना जम के मजबूती से चुनाव लड़ा। तो ये इंडिया अलायंस था कहाँ, कैसा अलायंस? तो वो तो टू स्टार्ट विथ था ही नहीं। वो तो सिर्फ एक, जिस अलायंस का इकलौता प्रोग्राम ये हो मोदी हटाओ, उसके अलावा उनके पास देने को कुछ ना हो, पलट के एक नेता का चेहरा भी ना हो, तो ये तो होना ही था। रही बात उमर अब्दुल्ला के बयान की, तो इसको भी समझने के लिए एक बात हम लोग को जानना पड़ेगा कि साहब जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ है, जहां पूर्ण राज्य नहीं है, जैसे दिल्ली देख लें कि वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत मेयर से कम है। दिल्ली की जो मेयर बैठती है उसको अपने फैसलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मोहर नहीं चाहिए। दिल्ली की मेयर जो अपनी आदेश कर देती है वही आदेश फाइनल है। लेकिन मुख्यमंत्री को हर छोटी बड़ी बात पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक जाना पड़ता है। यही हाल उमर अब्दुल्ला का है। तो उमर अब्दुल्ला को एक बात मालूम है कि हमने अपने वोटरों को जो कुछ भी वादा किया है और जो बड़ी मुश्किल से हम सत्ता में लौटे हैं, तो अगर हमें कुछ भी करना है अपने वोटरों के लिए तो हमको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर का सपोर्ट चाहिए होगा। वो खुल के समर्थन नहीं कर सकते हैं भाजपा का, तो वो परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। जैसे पहले उन्होंने एटीएम वाली, उसको ईवीएम वाली बात को खारिज कर दिया, राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठा दिया, यूपीए इस पे विपक्षी इंडी गठबंधन पे सवाल उठा दिया। दूसरी बात, वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरह कैसी, कितना भी झुक के कैसे भी मनाकर भारतीय जनता पार्टी से किसी प्रकार कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उनके उनके 5 साल के शासनकाल में मिल जाए। तो वो इतनी बड़ी उनकी विरासत हो जाएगी कि उसको वो फिर वो सदियों तक भुनाते रहेंगे। और मेरा मानना है कि कश्मीर में चुनाव ही नहीं होना चाहिए था अभी, पर हो भी गया है, तो पूर्ण राज्य के बारे में तो भाजपा को सोचना भी नहीं चाहिए। और ये जो शरद पवार ने संघ की तारीफ की है, उसने तो एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। जो अपनी अलग तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं,
वो संघ के डेडिकेशन, उनके सिद्धांतों, अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं वाले, पता नहीं उन्होंने तो क्या-क्या विशेषण जो है दे दिए हैं संघ को। अब बहुत सारी चर्चाएँ चल निकली हैं कि अचानक संघ की, मोहन भागवत की तारीफ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रास्ता तलाश कर रहे हों? देखिए, फडणवीस की भी बड़ी तारीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। शरद पवार जैसे नेताओं को जो कभी भी, ये देखिए, ये स्वघोषित चाणक्य हैं और कुछ मीडिया ने बना दिया। आज की तारीख में तमाम नेताओं को ऐसा लग रहा है कि भाजपा और संघ के बीच में सब कुछ ठीक अभी भी नहीं है। ऐसे में उन्हें लगता है कि साहब फडणवीस के पीछे संघ है, गडकरी के पीछे संघ है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि साहब भाजपा और संघ का जो भी परसेप्शन है उनका कि इनमें जो दूरी आई है इसको बढ़ा दिया जाए। उनके बयानों को आप इसी रेफरेंस में देख सकते हैं। अनुपम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला आपने और कई मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू सर। और दर्शकों से नमस्कार। अंत में निवेदन रहेगा, घूमता आईना ज़रूर देखें। वो डेली शाम को लाइव आते हैं, कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। थैंक यू अनुपम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक नमस्कार। यू सर।